आपने कई फिल्मों में या किताबों में एक कहावत सुनी होगी। किसी लड़ाई झगड़े में अगर आपके छाती पर वार हो तो वो आपके साहस की निशानी होती है। यू कैन शो इट लाइक एन ऑर्नामेंट बिकॉज इट इज द इंसिग्निया ऑफ योर वैलर एंड करेज। लेकिन ही अगर दाग आपके पीठ पर हो तो वो भगोड़ेपन की निशानी हो जाती है। मुझे लगता है कि बहुत लोग इसी फिलोसॉफी पर जिए हैं। अभी ये छाती पर आपके दाग आपके दुश्मन ने भी दिया होगा तो इसको आप बड़े ही गर्व से लोगों को दिखाते हो। लेकिन दोस्तों, हार्ट सर्जन्स जब आपकी जान बचाने के लिए आपके छाती के ऊपर दाग देते हैं, आपको स्कार हो जाता है सर्जरी का, तो उसके बारे में लोग एक स्टिग्मा समझते हैं। और ये इंसान की फिलोसॉफी कब चेंज हो गई मैं आज तक समझ नहीं पाया। दोस्तों, पेट के ऑपरेशन में पेट के ऊपर दाग हो या फिर ब्रेन के ऑपरेशन में आपकी खोपड़ी के ऊपर दाग हो या फिर गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज हो बाकी, तो इसमें लोग उस कार का इतना ज़्यादा स्टिग्मा या उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचते। लेकिन ये छाती के ऊपर जो स्ट्रेट स्कार होता है, जो कि दिखने में भी इतना बुरा नहीं लगता, इसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लोगों को लगता है ये बहुत बुरा है। और मैं ये कभी समझ नहीं पाया दोस्तों कि ये इतना बड़ा स्टिग्मा क्यों है। इवन अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो या फिजिशियंस हो, वो बाईपास सर्जरी या हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए अगर पेशेंट को बताना है तो वो उनको बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं। आपकी छाती फाड़ी जाएगी, इतना ज़्यादा बड़ा कट लग जाएगा और आपका फिर ऑपरेशन करेंगे, और बहुत बार आप हार्ट का ऑपरेशन करोगे तो उससे जिंदा कोई बचता ही नहीं है दोस्तों। इस तरीके से निगेटिविटी फैलाई जाती है। और दोस्तों, अगर इस स्कार के बारे में और जख्म के बारे में मैं बोलूं तो ये पूर्णतः सत्य नहीं है। इसमें से शायद से 5 या 10% सिर्फ चीजें सच है। लेकिन ये इसके लिए आप सर्जन्स को जिम्मेवार ठहरा सकते हो क्या? नहीं दोस्तों, क्योंकि भगवान ने आपके हार्ट का लोकेशन ही शरीर में इस तरीके से सेंट्रली रखा हुआ है कि उसके दाएं बगल और बाएं बगल से 12-12 पसली या रिब्स है, आगे से ब्रेस्ट बोन है और पीछे से आपकी रीढ़ की हड्डी है। तो अगर आपके हार्ट तक पहुंचना है तो हमें आगे से ये ब्रेस्ट बोन कट करके तो अंदर जाना ही होगा दोस्तों। खैर, ये लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहता है, इमोशनली होता है, मेंटली होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी अपनी राय दे दी कि ये बहुत बुरा नहीं है, ये एज अ सर्जन एज अ डॉक्टर मेरी राय है। लेकिन मुझे इसका ख्याल रखना है कि मेरा पेशेंट क्या सोचता है दोस्तों, क्योंकि आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर। तो पेशेंट का सेटिस्फेक्शन सबसे पहले आना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि मेरे जैसे ही किसी सर्जन्स ने कुछ एक 15-20 साल पहले से इसके बारे में सोचना चालू किया, क्योंकि आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऑलमोस्ट सारी सर्जिकल ब्रांचेस में की होल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरीज आ चुकी है। लेकिन हार्ट के ऑपरेशन जटिल होते हैं, रिस्की होते हैं, उसके सूचर्स इतने फाइन होते हैं। हार्ट अपने आप में एक बीटिंग ऑर्गन होता है जो कि बॉडी में दूसरा कोई ऑर्गन नहीं होता है। इसके चलते आपके सर्जरी में अगर छोटे चीरे से सर्जरी करना है तो थोड़ा वो रिस्की हो जाता है। पेशेंट का कभी कभी जान का खतरा भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ये फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सर्जन्स काफी इनहिबिशन फील कर रहे थे कि छोटे चीरे से हार्ट का ऑपरेशन कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन पिछले 15 से 20 साल के अथक मेहनत, परिश्रम और रिसर्च के बाद कार्डियक सर्जन्स और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, उन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए कि आज की डेट में हार्ट सर्जरी के जो कॉमन सर्जरीज होते हैं वो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, MICS, मतलब कि छोटे चीरे के द्वारा करना पॉसिबल हो चुका है। और यही है दोस्तों आज का टॉपिक। मेरा नाम है डॉक्टर गायकवाड़, मैं हूँ आपका अपना हार्ट सर्जन। और आज हम इसी छोटे चीरे की सर्जरी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे बाईपास सर्जरी के बारे में। तो दोस्तों, बाईपास सर्जरी में
ये हार्ट है जो कि आपके छाती में इस तरीके से लोकेटेड होता है। तो मुझे बाईपास सर्जरी में हार्ट को पर से बंद नहीं करना पड़ता, वो तो बीटिंग रहता है। और हार्ट में अगर बाईपास करना है तो उसमें इस सेंटर की नस, दाएं बगल की नस या बाएं बगल की नस, इसके मैनिपुलेशन के लिए मुझे हार्ट को ऊपर नीचे और दाएं और बाएं घुमाना पड़ता है। तो ये मैं लेफ्ट साइड छाती का है, उसमें ब्रेस्ट के निपल के नीचे एक हॉरिजॉन्टल इंसिजन देकर लगभग 5 सेंटीमीटर के चीरे से ये 2 या 3 बाईपास हम सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं इस शॉर्ट वीडियो में असली बाईपास कैसे दिखता है। तो यहाँ पर ये जो खून की पिचकारी दिख रही है, ये लीमा आर्टरी है जो मैंने हार्वेस्ट की हुई है। और मैं इस लीमा को अभी एलएडी आर्टरी जो हार्ट के ऊपर होती है उसके ऊपर बाईपास किया है। आप अंदर हार्ट बीट करते हुए देख सकते हो इस छोटे से इंसिजन से। दोस्तों ये 5 सेंटीमीटर के इंसिजन से ऑपरेशन हो गया और पेशेंट को पेन इतना कम था कि वो तीसरे दिन सुबह घर चला गया। दूसरा सर्जरी होता है वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरी। इसमें सबसे कॉमन होता है एमवीआर, माइट्रल वॉल रिप्लेसमेंट। माइट्रल वॉल रिप्लेसमेंट यूजुअली लेडीज पेशेंट में ज़्यादा होता है और इसमें हम कोशिश करते हैं कि राइट साइड का फीमेल ब्रेस्ट होता है उसके नीचे इंसिजन लगाया जाए। यूजुअली 4 से 5 सेंटीमीटर के इंसिजन से हम ये वॉल रिप्लेसमेंट ऑपरेशन भी कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है दोस्तों कि बाईपास में तो हमें हार्ट का चारों ओर से एक्सेस चाहिए होता है, लेकिन वॉल रिप्लेसमेंट में हम हार्ट और लंग्स को बंद करते हैं और आपका पूरे शरीर का सर्कुलेशन और ऑक्सीजनेशन हार्ट लंग मशीन पे चलता है। तो मुझे अगर माइटल वॉल को अप्रोच करना है तो वो हार्ट के दाएं बगल से, राइट साइड से मुझे इस तरीके से चीरा लगा के अंदर एंट्री करनी होती है। तो इसमें मैं राइट साइड से छाती के आराम से ये सर्जरी कर सकता हूँ। तीसरा होता है एवॉर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट, मतलब ये जो महाधमनी है इसके अंदर की वॉल होती है, इसका सर्जरी। तो दोस्तों एवॉर्टिक वॉल सर्जरी में हम दो अप्रोच से कर सकते हैं। फीमेल्स में होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसी चीरे में जो कि माइटर वॉल रिप्लेसमेंट के लिए लगाया जा सकता है उसी से हम एवीआर कर सकते हैं। लेकिन इससे भी कन्वीनियंट तरीका होता है, अगर मेल पेशेंट्स है तो हम ये जो ब्रेस्ट बोन है, मान लो यहाँ पर मेरा जो टाई दिख रहा है यहाँ पर, इसके थोड़ा राइट साइड को 3 सेंटीमीटर के चीरे से भी एवीआर सर्जरी किया जा सकता है। और मेल पेशेंट्स में यूजुअली चेस्ट पे अगर हेयर ग्रोथ रहती है तो ये दाग पूरी तरीके से छिप सकता है। इसके बाद डबल वॉल रिप्लेसमेंट, एवीआर और एमवीआर भी आप राइट साइड के ब्रेस्ट के नीचे से इंसिजन से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कंजेनाइटल हार्ट सर्जरी की तरफ। छोटे बच्चों में एएसडी क्लोजर या वीएसडी क्लोजर, जिसको हम हार्ट का होल बोलते हैं, ये दोनों भी ऑपरेशन आप राइट एक्सिला में इंसिजन लेकर कर सकते हो। अब इसकी अच्छी बात है दोस्तों कि ये चीरा लगभग 4 सेंटीमीटर से अंदर का भी होगा, उससे भी हम लोग ये वाला ऑपरेशन एक्सिला के अप्रोच से कर सकते हैं। और यूजुअली जब उस बच्चे का धीरे धीरे ग्रोथ हो जाता है तो वो स्कार ऊपर ट्रैवल हो जाता है और बहुत बार एक्सिला में हेयर ग्रोथ हो जाएंगे तो वो पूरा स्कार उसमें छिप जाता है। तो ये इसका फायदा ये होता है कि बाद में पता ही नहीं चलेगा आपको कि इस बच्चे का बचपन में इतना बड़ा हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है। दोस्तों स्पेशली फीमेल पेशेंट्स जिनका मैरिज नहीं हुआ है, उनके लिए दोनों ब्रेस्ट के बीच में अगर कोई दाग होगा तो वो एक कॉस्मेटिकली, इंटीमसी वाइज भी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा हो जाता है। और तो मुझे लगता है कि ये दोनों भी अप्रोच, राइट ब्रेस्ट के नीचे इंसिजन या एक्सिला में इंसिजन, ये दोनों भी अप्रोच बहुत ही बड़ा एक एटर्नल ब्लेसिंग हो जाता है इन लेडीज के लिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो 5-6 कॉमन हार्ट की सर्जरीज है, ये हम कन्वीनियंटली मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के द्वारा कर सकते हैं। इसमें अगर थोड़ा हम एडवांस देखें तो रोबोटिक कार्डियक सर्जरी आई है। रोबोटिक कार्डियक सर्जरी में आप छाती पे दाएं बगल को या बाएं बगल को
एक एक सेंटीमीटर के 3 या 4 छोटे छोटे चीरे देकर भी आप ऑपरेशन कर सकते हो। यूजुअली इसमें हार्ट का जो होल होता है एएसडी या वीएसडी, इसका क्लोजर इन छोटे छोटे चीरों से पॉसिबल है। ये एग्जैक्टली आपको घाव ऐसे ही बन जाते हैं जैसे कि आपके पेट के जो लैप्रोस्कोपी से ऑपरेशन किए जाते हैं। वाल का ऑपरेशन अगर रोबोटिक सर्जरी से करना है तो आप मिनिमम 3 सेंटीमीटर के चीरे से भी कर सकते हो दोस्तों। रोबोटिक सर्जरी में आप ये मत समझिएगा कि रोबो आपका ऑपरेशन कर रहा है। रोबोटिक सर्जरी में दोस्तों ऑपरेशन रूम होता है, वहां पर सर्जन्स बैठते हैं और वो वहां से लगभग 20 फुट की दूरी पर जो रोबो होता है उसके आर्म्स को ऑपरेट करते हैं और वो आर्म्स आपके छाती में ऑपरेशन करते हैं। तो अल्टीमेटली सर्जन ही आपका ऑपरेशन करता है, लेकिन इसमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। सर्जन के लिए कंफर्ट लेवल बहुत अल्टीमेट होता है। इसके बाद आता है एंडोस्कोपिक सर्जरी। एंडोस्कोपिक सर्जरी यूजुअली एएसडी या वीएसडी क्लोजर में आज के डेट में यूज हो रहा है। ये एग्जैक्टली सेम टेक्निक है जैसे कि आप लैप्रोस्कोपी में पेट के सर्जरीज के लिए यूज करते हो। तो दोस्तों ये है एडवांस्ड मॉडर्न मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी के टेक्निक्स। अब इसके फायदे क्या क्या है दोस्तों? तो एक लेमैन बोलेगा कि सर सिर्फ इंसिजन छोटा हो जाता है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म एडवांटेज है। लेकिन शॉर्ट टर्म में इसके बाकी एडवांटेजेस जैसे कि पेन काफी कम होता है दोस्तों। इसका मैं एग्जांपल दे दूं तो आप इस न्यूज़पेपर के कटिंग में देख सकते हो। इस पेशेंट का मैंने लगभग 5 सेंटीमीटर के चीरे से बाईपास ऑपरेशन किया था पिछले साल, और आप विश्वास करोगे नहीं कि ये पेशेंट तीसरे दिन पे ऑपरेशन के सुबह सुबह घर डिस्चार्ज हो गया था। उसका पेन लेवल इतना कम था। दूसरी बात होती है ब्लीडिंग बहुत कम होता है। उसके बाद इन्फेक्शन बहुत कम होता है, और ये 3 फैक्टर की वजह से इस पेशेंट को हमें वेंटिलेटर से निकालने में बहुत आसानी होती है। वेंटिलेटरी सपोर्ट बहुत कम होता है और पेशेंट का ओवरऑल हॉस्पिटल में स्टे बहुत कम हो जाता है दोस्तों। तो ये है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के फायदे। अब मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में क्या हर पेशेंट में आप ये सर्जरी कर सकते हो? तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। मुझे पेशेंट चूज करना पड़ता है कि कौन से पेशेंट में हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कर सकते हैं। तो यूजुअली अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा उसके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पेशेंट को बहुत सालों से अस्थमा है, सीओपीडी है, पेशेंट क्रॉनिक स्मोकर है, या फिर उसके फेफड़ों का कोई पहले ऑपरेशन भी हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट में हम ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है बाईपास सर्जरी करना। क्योंकि बाईपास सर्जरी में दोस्तों आप चेस्ट के लेफ्ट साइड से एंट्री करते हो और आपका हार्ट और लंग्स दोनों चालू रहता है। अब मुझे अगर हार्ट को सही से देखना है तो बाएं बगल का जो लंग्स है उसको 3 से 4 घंटे के लिए बंद रखना पड़ता है, और उस टाइम पे सिर्फ राइट लंग के ऊपर आपका ऑक्सीजनेशन का काम चलता है। तो आपके लंग्स में अगर कुछ इश्यूज है तो ये पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम है दोस्तों कि लंग्स का इश्यू है, तो आप बाईपास सर्जरी के लिए ऐसा कैंडिडेट चुन नहीं सकते। हाँ, शायद से इस पेशेंट में वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरी या फिर एएसडी वीएसडी क्लोजर हम कर सकते हैं। दूसरा होता है ओबेस पेशेंट, मॉर्बिडली ओबेस पेशेंट बोलूंगा मैं, जिसका वेट लगभग 90 किलो से भी ऊपर है। ऐसे पेशेंट में दोस्तों एक तो उनकी ऑक्सीजनेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें एक लंग को अगर हम बंद रखेंगे तो ऑक्सीजन डिसैचुरेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ऑपरेशन के दौरान। और दूसरी बात, इस पेशेंट में एनाटॉमी भी थोड़ी बहुत डिस्टॉर्टेड होती है फैट की वजह से। तो हमें जो प्लानिंग होता है सर्जरी का अंदर छाती में एंट्री करने से पहले, वो काफ़ी बार हमारा गड़बड़ हो सकता है, तो इसमें भी हम अवॉइड करते हैं। तीसरी बात होती है कुछ पेशेंट का हार्ट का पावर, पंपिंग पावर, इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम होता है। लगभग 30% या उससे अगर इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो ऐसे पेशेंट में पेशेंट का हार्ट के मैनिपुलेशन के दौरान दाएं बाएं घुमाते हुए या ऊपर नीचे क्रैश होने के सिचुएशन, इमरजेंसी होने के सिचुएशन बढ़ जाते हैं। ऐसे पेशेंट में भी हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी अवॉइड करते हैं दोस्तों। इसके बाद कई सारे रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन मेरे
पेशेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये 3 मेजर क्राइटेरियाज है जिसमें मैं मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी पेशेंट को सजेस्ट नहीं करता। अब दोस्तों एक सिचुएशन आती है जिसमें सर्जरी रिस्की रहती है, लेकिन इसमें मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी काफ़ी एक बड़ा ब्लेसिंग बन जाता है। वो होता है रीडू कार्डियक सर्जरी। रीडू कार्डियक सर्जरी में अगर मान लो पहले पेशेंट का बाईपास ऑपरेशन हुआ है या फिर वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है, इस पेशेंट में मैं अगर रीडू कार्डियक सर्जरी करना चाहूँ तो वो मेरे लिए टेक्निकली बहुत ईजी हो जाता है। इसका रीज़न ये होता है दोस्तों कि आप पहली बार कोई भी पेशेंट का अगर ऑपरेशन करना चाहो तो आपका हार्ट यहाँ पर ऐसे लोकेटेड है और इसके ऊपर ये ब्रेस्ट बोन है, मान लो ऐसे। तो मुझे जब भी पेशेंट का चेस्ट ओपन करना है तो ये ब्रेस्ट बोन कट करके ओपन करना होता है हार्ट तक पहुंचने के लिए। अभी नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, अगर ये मान लो ये पेन है, ये ब्रेस्ट बोन है, ये आपके हार्ट के सामने ऐसे है, तो इसके बीच में, दोनों के बीच में लगभग 7 से 8 मिलीमीटर का गैप होता है दोस्तों। और इसमें पेरिकार्डियम होता है जो कि प्लास्टिक जैसा आवरण होता है हार्ट के ऊपर, और उसके अंदर पानी भी होता है। तो मान लो आपका हार्ट एक पानी में तैर रहा है पेरिकार्डियम के अंदर प्रोटेक्टिव केज में, तो ये पानी और जो प्रोटेक्टिव पेरिकार्डियम है दोनों भी हमको कट करने पड़ते हैं ऑपरेशन के लिए। और ऑपरेशन खत्म होने के बाद ये हम पेरिकार्डियम पार्शियली हार्ट के ऊपर कवर करते हैं लेकिन पूरा कवरिंग नहीं कर सकते। तो इस हालत में अभी जब दोबारा मुझे हार्ट को एक्सेस करना है दूसरी सर्जरी के लिए, नेक्स्ट टाइम मुझे शायद से वॉल रिप्लेसमेंट करनी पड़ सकती है और कुछ और, तो उसमें अगर मैं इस बोन को कट करना चाहूं और हार्ट तक जाना चाहूं तो अंदर क्या होता है कि ये जो हार्ट है डायरेक्टली इस बोन के कांटेक्ट में होता है, इसमें कोई गैप नहीं होता। तो ये बोन डिवाइड करते टाइम हार्ट को इंजरी होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं और इसलिए रीडू कार्डियक सर्जरी काफी रिस्की मानी जाती है। ये अवॉइड करने के लिए अगर मुझे मान लो वॉल रिप्लेसमेंट करना है फिर से, तो मैं राइट साइड ऑफ चेस्ट से अगर अंदर जाऊंगा और वॉल रिप्लेसमेंट करूंगा तो ये पेशेंट के लिए बहुत सेफ हो जाता है। तो समटाइम्स मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी कैन बी मोर सेफर देन कन्वीनियंट कार्डियक सर्जरी। तो दोस्तों आप अभी जान गए होंगे कि एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं मिनिमली इन्वेजिव के और किस पेशेंट में मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी हम कर नहीं सकते। एंड में आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों कि मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी के बाद पेशेंट को पेन बहुत कम होता है और उसके चलते उसकी रिकवरी बहुत कम होती है। लेकिन उसकी पेन इसलिए कम होती है क्योंकि उसका पेन कार्डियक सर्जन अपने अंदर खींच लेते हैं। द पेन इज इम्बाइब्ड बाय द कार्डियोथोरैसिक सर्जन विथ हेल्प ऑफ हिज सर्जिकल एक्यूमेन। तो दोस्तों आपको इसके बारे में और भी कुछ डिटेल में जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा या कॉल कीजिएगा। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।